हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है स्पेशली पीजीटी के एग्जाम के लिए बनाया गया है, लेकिन जो भी स्टूडेंट चाहे वो नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। और साथ ही साथ आप लोग लास्ट में एक कमेंट जरूर किया करिए कि आपके आउट ऑफ 20 या 22 जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें से टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है आत्मसातकरण, ऑप्शन नंबर बी है पृथक्करण, ऑप्शन नंबर सी है एकीकरण और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी पर संस्कृत ग्रहण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकीकरण। कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना यह एकीकरण का अच्छा उदाहरण है। किसका एकीकरण? अप्रवासी किसे कहते हैं? जो किसी बाहरी कंट्री से आके अपने कंट्री में बसता है, अगर उसे अप्रवासी कहते हैं। और उन लोगों की अगर सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता दी जाती है तो इसे एकीकरण नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्ष के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है। ऑप्शन नंबर ए है समनर, ऑप्शन नंबर बी है डेहरेनडॉर्फ, ऑप्शन नंबर सी है वेबर एंड ऑप्शन नंबर डी है सीमिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सीमिल। सीमिल ने सामाजिक संघर्ष को अध्ययन कर उसके प्रकारों को भी उल्लिखित किया है। उनके अनुसार संघर्ष दो विपरीत स्थितियों के समाधान में सहयोगी होती है। यह एक प्रकार की एकता लाने का तरीका है। यह संघर्षरत दलों के एक ही समाप्ति द्वारा एकता लाता है। संघर्ष विरोधाभासों में स्वयं तनाव को कम करता है। यानी सीमिल जो है एक प्रकारवादी समाजशास्त्री कहे जाते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है समायोजन, ऑप्शन नंबर बी है सहयोग, ऑप्शन नंबर सी है व्यवस्थापन एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? प्रतिस्पर्धा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रतिस्पर्धा। समायोजन, सहयोग तथा व्यवस्थापन यह संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन तथा संघर्ष ये असंगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा क्या है? मतलब जो समाज है उसमें दो टाइप की प्रक्रिया पाई जाती है। एक होगा, पहली प्रक्रिया क्या होगा? ये संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया। इसके एग्जाम्पल के रूप में समायोजन, सहयोग व फिर व्यवस्थापन ये सारे संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। और दूसरा क्या है? दूसरा है असंगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया। उसके द्वारा प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन, संघर्ष ये सारे एग्जाम्पल असंगठित या फिर असंगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धा दिया गया है वो किसका उदाहरण है? वो असंगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया का उदाहरण है। बाकी ये तीनों यानी समायोजन, सहयोग और व्यवस्थापन ये तीनों ये सामाजिक संगठनात्मक प्रक्रिया के उदाहरण है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है आधुनिकीकरण, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ऑप्शन नंबर बी है सहयोग, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिस्पर्धा एंड ऑप्शन नंबर डी है सात्मीकरण। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है? सात्मीकरण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्रतिस्पर्धा। जो प्रतिस्पर्धा यह एक असहयोगी या फिर असंगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। फ्रेंड, आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो है टेलीग्राम पे जो टेस्ट हुआ था, टोटल 50 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था, जिसमें फर्स्ट रैंक वसीम आलम की आई है। फर्स्ट रैंक वसीम आलम एक स्टूडेंट है, मात्र एक स्टूडेंट है, जिनके आउट ऑफ 50 में अबाउट
45 क्वेश्चन सही हैं। अबाउट कितने 45 क्वेश्चन सही, यानी इनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से इस बार जो पीजीटी का एग्जाम है उसमें जरूर सफल होंगे। वहीं दूसरे रैंक पे कौन है? शालिनी तिवारी, शायद आई थिंक उनका नाम पूरा शालिनी तिवारी है, वो दूसरे रैंक में है। इनका आउट ऑफ 50 में 42 नंबर जो है या 42 क्वेश्चन इनका सही है। तो आप लोग इसी तरह से अपना प्रैक्टिस दीजिए और अपने को इम्प्रूव करिए और प्रैक्टिस के थ्रू देखिए कि आपका टोटल कितना बन रहा है, तो जिससे आप क्या हो एक कंपटीशन में एक हेल्दी कंपटीशन के लिए आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को संघर्ष के एक प्रकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है सामूहिक सौदेबाजी, ऑप्शन नंबर बी है युद्ध, ऑप्शन नंबर सी है कलह एंड ऑप्शन नंबर डी है मुकदमेबाजी। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है? मुकदमेबाजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो सामूहिक सौदेबाजी है यह जो है वो संघर्ष के अंतर्गत नहीं आता है। सामूहिक सौदेबाजी है ये संघर्ष के प्रकार के रूप में नहीं आता। वहीं कलह, युद्ध व मुकदमेबाजी ये सभी संघर्ष के एक प्रकार हैं। यानी इनमें युद्ध में, कलह में, मुकदमेबाजी, इनमें आपको युद्ध देखने या संघर्ष देखने को मिलेगा। लेकिन जो सामूहिक सौदेबाजी है ये किसी भी प्रकार का इसमें संघर्ष नहीं देखने को मिलता है, यानी यह जो है संघर्ष का प्रारूप नहीं है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन सेंस से भी सही किए जा सकते हैं। आप लोग को प्रैक्टिस करना है, साथ में साथ अपना कॉमन सेंस यूज करना है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सिर्फ कॉमन सेंस से सही हो सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष को परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है एक अचेतन प्रक्रिया के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है एक चेतन प्रक्रिया के रूप में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में एंड लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघर्ष को एक चेतन प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह सीमित साधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाते हैं तब यह स्थिति प्रतिस्पर्धा कहलाती है। किंतु जब इन सीमित उद्देश्यों एवं हितों की पूर्ति के लिए बल प्रयोग तथा हिंसा का सहारा लिया जाता है तब प्रतिस्पर्धा की यह स्थिति संघर्ष में परिणित हो जाती है। तो अगर पूछे संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर है, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर है, तो दोनों में जो पहले समानता है उसको देख लेते हैं। दोनों में समानता क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या फिर दो या दो से अधिक समूहों के मध्य जो साधनों पर नियंत्रण करने के लिए, किस पे? साधनों पर नियंत्रण करने के लिए जो कंपटीशन होता है, जो हेल्दी कंपटीशन यानी शांतिपूर्ण तरीके से अगर दोनों के बीच कंपटीशन हो रहा है तो उसे प्रतिस्पर्धा कहेंगे। लेकिन साथ ही साथ इस कंपटीशन शांतिपूर्ण न होके जब यह कैसा हो जाता है, हिंसात्मक हो जाता है और इसमें बल का प्रयोग होने लगता है, तब यही जो है संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है। और यह एक चेतन प्रक्रिया है। चेतन प्रक्रिया यानी इसमें जो है बल का प्रयोग किया जाता है और हिंसा का सहारा, ये सारे काम किसके अंतर्गत आते हैं? ये चेतन प्रक्रिया है। तो संघर्ष को एक चेतन प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है संघर्ष, ऑप्शन नंबर बी हिंसा, ऑप्शन नंबर सी है आक्रमण एंड ऑप्शन नंबर डी है मुकाबला। ऑप्शन नंबर डी क्या है? मुकाबला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया मतलब जो समाज में व्यक्तियों या फिर समूहों के मध्य देखने को मिलता है वही सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। तो संघर्ष जो है, संघर्ष वो पर्टिकुलर सोसाइटी में आपको देखने को मिलता है, यानी व्यक्तियों के मध्य या फिर जो है समूह के मध्य संघर्ष देखने को मिलता है। और संघर्ष जो है वह एक सामाजिक प्रक्रिया, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्य उन्मेषित प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा एंड ऑप्शन नंबर डी है संघर्ष। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है? संघर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा
यह जो है संघर्ष कहलाती है। व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा में हिंसा नहीं होती है, इसलिए मैक्स वेबर ने व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, जिसमें शांतिपूर्ण प्रयत्नों द्वारा ऐसे अवसरों तथा लाभों पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है जो दूसरों के द्वारा वांछित हो। या किसके द्वारा कहा गया? यह मैक्स वेबर के द्वारा जो व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा है उसे संघर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? कौन सी एक जो है जो संघर्ष की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है निरंतरता, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यक्ष व्यक्तिक संपर्क, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक मूल्यों का हनन एंड ऑप्शन नंबर डी है अस्थिरता। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है? अस्थिरता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघर्ष की विशेषता में निरंतरता इसमें शामिल नहीं है। संघर्ष में निरंतरता नहीं पाई जाती है। संघर्ष की जो निम्न विशेषता है उसमें क्या क्या है? उसमें है प्रत्यक्ष व्यक्तिक संपर्क, दूसरा है अस्थिरता, तीसरा क्या है? सामाजिक मूल्यों का हनन एंड चौथा क्या है? सांस्कृतिक ह्रास। चौथा है सांस्कृतिक ह्रास। ये सभी संघर्ष की विशेषताओं में से गिने जाते हैं, लेकिन निरंतरता ये संघर्ष की कोई भी विशेषता नहीं है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्यवस्थापन को विरोधी को सहयोग कहा है? निम्नलिखित में से किसने व्यवस्थापन को विरोधी का सहयोग कहा है? ऑप्शन नंबर ए है बोगार्डस, ऑप्शन नंबर बी है समनर, ऑप्शन नंबर सी डेविस एंड ऑप्शन नंबर डी दिया गया है गिलिन एवं गिलिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थापन को विरोधी का सहयोग या व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग यह किसके द्वारा कहा गया है? यह समनर के द्वारा कहा गया है। एक प्रारंभिक अमेरिकी समाजशास्त्री तथा अर्थशास्त्री विलियम ग्राहम समनर का जो नाम है प्रमुख रूप से जन रीतियों के अध्ययन के साथ जुड़ा है। येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना का श्रेय ये समनर को ही जाता है। ऐसा माना जाता है कि समनर ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका में समाजशास्त्र के अध्यापन की शुरुआत की। उन्होंने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है। व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग किसके द्वारा कहा गया है? तो यह अमेरिकी समाजशास्त्री समनर के द्वारा यह कहा गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है हिंसा, ऑप्शन नंबर बी है आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी है संघर्ष एंड ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मुकाबला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो संघर्ष है। संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्जातीय समूह, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, एक दूसरे की स्थिति से अभियोजन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी है विभिन्नताओं को दूर किए बिना साथ साथ रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी ये दोनों कथन सही हैं। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अथवा एक समूह अपने भौतिक अथवा सामाजिक पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण अथवा स्वस्थ संबंध स्थापित करता। अर्थात समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्जातीय समूह एक दूसरे की स्थिति से अभियोजन करते हैं तथा अपनी विभिन्नताओं को दूर किए बिना साथ रहते हैं। यानी जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है चेतन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है सार्वभौमिक प्रक्रिया एंड ऑप्शन नंबर डी है निरंतर प्रक्रिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निरंतर जो संघर्ष निरंतर प्रक्रिया नहीं है, यह चेतन, व्यक्तिक तथा सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी है आर डेहरेंडॉर्फ, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जॉर्ज सिमिल एंड ऑप्शन नंबर डी है एल ए कोजर। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया? एल ए कोजर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल ए कोजर। कोजर एक प्रकार्यात्मक संघर्षवादी समाजशास्त्री हैं। वे संघर्ष को प्रक्रिया के रूप में अध्ययन पर बल देते हैं और संघर्ष का प्रघटना के रूप में अध्ययन करने पर उनका विरोध करते हैं। अपनी पुस्तक
द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, क्वेश्चन भी पूछा जाता है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसके है, तो यह जो है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट नामक बुक यह लेविस कोजर के द्वारा लिखी गई है। इसमें इन्होंने सामाजिक संघर्ष की प्रक्रियावादी जो है सिद्धांत की व्याख्या की है। कोजर ने सामाजिक संघर्ष के वास्तविक एवं अवास्तविक भेद करने के साथ साथ वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ आयामों में भी भेद किया है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है एक नातेदारी संगठन, ऑप्शन नंबर बी है एक धार्मिक संगठन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एक औद्योगिक संगठन एंड ऑप्शन नंबर डी है एक सजातीय संगठन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक औद्योगिक संगठन। एक औद्योगिक संगठन में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों होता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बिना किसी औद्योगिक संगठनों का अनुरक्षण होना असंभव है। यानी जो औद्योगिक संगठन है इसमें प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों देखने को मिलते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित है। कौन सा समाज ये प्रतिस्पर्धा द्वारा जो है प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए है एक जनजातीय समाज, ऑप्शन नंबर बी है एक ग्रामीण समाज, ऑप्शन नंबर सी है प्रवासियों का समाज एंड ऑप्शन नंबर डी दिया गया है एक उत्तर औद्योगिक समाज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो उत्तर औद्योगिक समाज है वह सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्रभावित होता है। एक ऐसा समाज जिसमें भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा सूचना के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है सूचना समाज कहलाता है, जिसे अमेरिका में डेनियल बेल तथा फ्रांस में एलेन तुरेन ने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी उत्तर औद्योगिक समाज के रूप में प्रस्तुत किया है। उत्तर औद्योगिक समाज में भौतिक वस्तुओं के उत्पादन संबंधी नौकरियों और काम धंधों में कमी होती जा रही है और इनका स्थान सेवा व्यवसाय लेते जा रहे हैं। सूचनाओं का आर्थिक रूप में इस्तेमाल होने के फलस्वरूप यह समाज प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों से प्रभावित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशेगत और तकनीकी व्यवसायों में आधुनिक द्रुत गति से बढ़ोतरी होने की संभावना है। आप लोग इसको भी कॉमन सेंस से सोच सकते हैं। जो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन है वो डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है जो जनजातीय समाज है उनकी जो जीवन शैली बहुत ही सरल होती है। ग्रामीण समाज की इनकी भी जीवन शैली लगभग बहुत सरल होती है, लगभग कृषि पे डिपेंड होते हैं और कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन इनके बीच देखने को नहीं मिलता है। प्रवासियों का जो समाज होता है ये हो भी सकता है कि इनके यहाँ कंपटीशन देखने को भी मिले या फिर नहीं भी देखने को मिलता। कभी गांव में अगर प्रवासी हैं तो उनके यहाँ नहीं देखने को मिलेगा और शहर वगैरह या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में अगर ये प्रवासी हैं तो इनके बीच जो है प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। यानी ये जो है ये दोनों में आ सकता है, लेकिन सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा की बात करें तो उत्तर औद्योगिक समाज जहाँ पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी या फिर जहाँ पे पूंजीवाद अधिक है वहाँ पर प्रतिस्पर्धा अधिक है। यानी जहाँ पर भौतिकवादी व्यवस्था होती है वहाँ पर प्रतिस्पर्धा सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है संगठन, ऑप्शन नंबर बी है संरचना, ऑप्शन नंबर सी है व्यवस्था एंड ऑप्शन नंबर डी है क्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्रिया। एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो तथा किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई हो, यह जो है क्रिया कहलाती है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई जो है वो क्रिया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहयोग में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन नंबर ए है बोगार्डस, ऑप्शन नंबर बी है समाजशास्त्री मैकाइवर, ऑप्शन नंबर सी है A.W. ग्रीन एंड ऑप्शन नंबर डी है के डेविस। इसमें किसके द्वारा जो है जो सहयोग है उनको तीन पार्ट प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहयोग में वर्गीकृत किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी A.W. ग्रीन के द्वारा। प्रोफेसर A.W. ग्रीन ने सहयोग के समय विभिन्न व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए सहयोग को तीन भागों में विभाजित किया है। ग्रीन के द्वारा जो है सहयोग को तीन भागों में विभाजित किया गया है। वो तीन भाग क्या है, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग, इसमें विभाजित किया गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
बात करें प्राथमिक सहयोग का विशेष संबंध वे प्राथमिक समूहों से है। द्वितीयक सहयोग वह है जिसके अंतर्गत व्यक्ति एक दूसरे से इसलिए सहयोग करते हैं जिससे उनके अपने हितों की पूर्ति हो सके। कारखानों, मालिकों और श्रमिकों के बीच पाया जाने वाला सहयोग या द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसमें जो प्राथमिक सहयोग है इसमें फैमिली को आप रख सकते हैं, और जो कंपनी या कर्मचारी और मालिक के बीच जो भी रिलेशन होता है या जो भी सहयोग इसमें होता है आप इसको सेकेंडरी सहयोग में रख सकते हैं। बात करें अगर जब सहयोग का एक अवसरवादी होता है और इसका उद्देश्य कुछ समय के लिए अन्य व्यक्तियों अथवा समूहों में समायोजन करता है तो इसे जो है तृतीय सहयोग के रूप में या तृतीय सहयोग कहा जाता है। जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कुछ समय के लिए एक दूसरे को सहयोग देना, जो ये वाली इस टाइप का सहयोग है उसे तृतीय सहयोग के अंडर में या तृतीय सहयोग के अंतर्गत रखा जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रीन ने, ऑप्शन नंबर बी है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन नंबर सी है मैकाइवर एवं पेज ने, एंड ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जॉनसन ने। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा या किसके द्वारा दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैकाइवर एवं पेज के द्वारा। मैकाइवर एवं पेज ने सहयोग को दो भागों में बांटा है। पहला है प्रत्यक्ष सहयोग और दूसरा क्या है? दूसरा है अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह समान उद्देश्य के लिए साथ मिलकर कार्य करें तो इसे प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे आम चुनाव में किसी प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए कुछ लोग जो है वो मिलकर कार्य करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। अप्रत्यक्ष सहयोग को कैसे परिभाषित किया जाए, डिफाइन किया जा सकता है कि जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान व भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करें तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कह सकते हैं। जैसे अस्पताल में विभिन्न कर्मचारियों द्वारा किया गया सहयोग, अब ये दोनों ही सहयोग ही होते हैं। अप्रत्यक्ष सहयोग जो हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं उनका कुछ अलग कार्य होता है, जो नर्स होती है उनका अलग कार्य होता है, जो मेडिकल वगैरह देते हैं उनका अलग का, मतलब जितने भी कर्मचारी हॉस्पिटल में रहते हैं वो सब किसी न किसी तरह से जो सेवा ही देते हैं। इनका जो सहयोग है वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से जाना जाता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर एक काम के लिए जैसे ऐसे देख सकते हैं जैसे सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ, इनके लिए जो प्रत्यक्ष रूप से राजा राम मोहन राय के साथ साथ जिनका भी नाम विलियम बेंटिंग वगैरह जिनका भी नाम इनके साथ जुड़ा हो तो वो सारे प्रत्यक्ष सहयोग के अंतर्गत आते हैं। और यह अवधारणा यानी प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा यह समाजशास्त्री मैकाइवर एवं पेज के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? निम्न में कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक विघटन, ऑप्शन नंबर बी है एकीकरण, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक विघटन, ऑप्शन नंबर डी है संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है? संवेदनशीलता। तो इसमें कौन सा है जो कि सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संवेदनशीलता। संवेदनशीलता जो है वो सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, जबकि सामाजिक प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, सहगामी और असहगामी प्रक्रिया। सहयोग, समायोजन, एकीकरण, सात्मीकरण ये जो है क्या किसके अंतर्गत आती है? सहगामी प्रक्रिया के। सहगामी प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? जो है सहगामी प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोग, समायोजन, एकीकरण एवं सात्मीकरण आती हैं। जबकि बात करें अगर प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और प्रतिकूलन, ये सब जो है असहगामी प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है वो हमने पिछले वीडियो में एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा था, जिसका राइट आंसर ज्यादातर स्टूडेंट के द्वारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया था। बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड आप लोग सारे लोग जितने लोग भी आप वीडियो देखें, सारे लोग जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वो उस क्वेश्चन का राइट आंसर और उससे रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन मतलब जैसे अगर कोई थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो उनके बारे में आप क्या क्या कोट कर सकते हैं, कौन कौन सी अवधारणाएं, उनकी कौन सी बुक, ये सारे अगर 10 लोग भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आप लोग एक दूसरे का जो कमेंट रहता है उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिमाग में आपको मतलब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे याद होती जाएंगी, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस हमको क्या है जो भी उनके बुक्स वगैरह हैं, जो अवधारणाएं दी गई हैं, जो स्पेशल डिफिनीशन दिया गया है, उन सब को याद करना है। याद करके ही तभी याद करेंगे तभी आपका जो है एग्जाम में आप अच्छा रिप्रेजेंट कर सकेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है
तब वह रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए है सहयोग, ऑप्शन नंबर बी है आत्मसातकरण, ऑप्शन नंबर सी है संघर्ष एंड ऑप्शन नंबर डी है समझौता। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग को पता है कि जो लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के फॉर्म में आप छोड़ दिया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई